बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमने लास्ट टाइम न्यूक्लियर फिजिक्स में जो लास्ट चीज हमने डिस्कस की थी वो बाइंडिंग एनर्जी थी। और वो बाइंडिंग एनर्जी क्या थी कि अगर हमारे पास जी इज द किसी भी सिंबल में एक्स ए जी, जो नीचे वाला नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल टेल द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली, अगर हम ए में से जी को, ए इज मास नंबर, जी को हम एटॉमिक नंबर लेकिन चार्ज नंबर कहना ज्यादा बेहतर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहते हैं एटॉमिक मास नंबर को, ए न्यूक्लियर नंबर मास नंबर। तो अगर हम ए में से जी माइनस कर दें तो इट विल गिव अस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, this will tell the total mass of neutron, and adding them will tell us the total mass of nucleons। और जो न्यूक्लियस का मास है वो हमेशा न्यूक्लियंस को, जो बनाने वाले न्यूक्लियंस है उसके मास से कम होता है। मास डिफेक्ट कहते हैं। ये जो डिफरेंस है इनमें, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और उस मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी that E is equal to mc square के अकॉर्डिंग। तो दिस विल गिव अस द बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो सारा मास होता है दैट इज डेल्टा एम मास डिफेक्ट, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव अस एनर्जी। लेकिन कौन सी एनर्जी? E is equal to mc square वाला फॉर्मूला है, बाइंडिंग एनर्जी which is required to make all the nucleons together bound। और डेफिनेशन हम इसको कैसे करते हैं? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियस फ्रॉम ईच अदर। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ सारा। और हमने जाउल, ये आंसर जाउल में आएगा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर अगर हम ए से डिवाइड कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, यानी हर न्यूक्लियन के शेयर में, उसके हिस्से में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आई है, राइट। अच्छा जी, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियन का टोटल मास होता है अगर कंबाइन करें और उनको उनके कॉम्बिनेशन से मिलने से जो न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस का टोटल मास देखें तो न्यूक्लियस का मास टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन से कम होता है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अच्छा, वो मास कौन कहां से आता है? इन्हीं न्यूक्लियंस का मास ही कम हुआ है। तो इनमें से क्या कोई एक न्यूक्लियन करता होगा? तो हम सब में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द एवरेज। तो अगर हम मास डिफेक्ट्स को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास नंबर से डिवाइड कर दें तो दिस विल टेल अस मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। अच्छा, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन का अगर हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो जो ग्राफ है कुछ इस तरह की शेप बन रही, देखिएगा। तो ये ग्राफ की जो शेप है ना, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये जो शुरू वाले हैं ना, बिल्कुल शुरू वाले, तो उनका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सबसे कम है। अच्छा, इसको जरा समझने वाली बात, जिनका मास नंबर सबसे कम है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इनका मतलब उनमें मास डिफेक्ट सबसे कम हुआ। तो वो जो मास डिफेक्ट होता है वही कन्वर्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी में, बाइंड करने में। तो इनमें मास डिफेक्ट सबसे कम है, इसका मतलब इनमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, दे हैव मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, न्यूक्लियन स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम होने का मतलब दे आर लीस्ट स्टेबल, अनस्टेबल होते हैं ये न्यूक्लियन। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो पीक है ना, पीक पे
आयरन होता है, ये याद रखना है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56 है। तो उसका अगर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन देखें सबसे ज्यादा है, तो जो मास है वो ही कन्वर्ट बाइंडिंग एनर्जी में, उसमें बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन को पैक रखती है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, ग्राफ इससे आगे जाएगा तो तब भी ये मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन कम हो रहा है, इन अदर वर्ड्स बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो सबसे शुरू वाले भी अनस्टेबल हैं, सबसे आखिर वाले भी अनस्टेबल हैं। अच्छा, केमिस्ट्री हमें बताती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सा होता है वो होता है टुवर्ड्स reactants join to make more stable products, यानी products are to be more stable, right? तो इट मींस ये अनस्टेबल हैं, और अगर इन्होंने स्टेबिलिटी की तरफ इंक्रीज करना तो आयरन इज मोर, ये इस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये इस तरफ जाएगा मतलब क्या? तो वो क्योंकि सबसे छोटे न्यूक्लियाई हैं, तो वो आपस में ज्वाइन होकर बड़े न्यूक्लियाई बनेंगे, क्योंकि जितना उनका मास नंबर ज्यादा होता जाएगा दे विल बी मूविंग क्लोजर टू द आयरन, दे विल बी गेटिंग मोर एंड मोर स्टेबल। तो ये जो रिएक्शन होता है ना कि छोटे न्यूक्लियाई का ज्वाइन करके बड़े न्यूक्लियस बनाना, ताकि उनका मास नंबर कंबाइन होने के बाद ज्यादा हो, वो स्टेबिलिटी की तरफ इंक्रीज करें, दिस इज फ्यूजन रिएक्शन। तो बेटा व्हाई दीज, जो फ्यूजन रिएक्शन है वो इन पार्टिकल्स में, इन न्यूक्लियाई में क्यों होता है जिनका मास नंबर या एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है? तो उसकी रीजन ये है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम है, और दे आर अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल यू कैन से। तो एवरीथिंग मूव्स टुवर्ड्स बीइंग मोर स्टेबल। तो वो आपस में ज्वाइन करके बड़े न्यूक्लियर बनाते हैं, ताकि उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हुए वो आयरन के करीब होते जाएं, टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। तो बेटा वो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो दे कंबाइन एंड दे डिस्प्ले अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, जो सबसे आखिर वाले हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, हैवियर न्यूक्लियस, जो जो हम राइट की तरफ जा रहे हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो बेटा वो अनस्टेबल हैं, और वो स्टेबल बनने के लिए उन्हें आयरन की तरफ जाने के लिए अपने मास नंबर या एटॉमिक नंबर को कम करना है। तो कम करने के लिए वो ब्रेक होते हैं, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो या ज्यादा छोटे न्यूक्लियर बना देता है। दिस इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। दैट इज व्हाई कि दे, if they have to become more stable, as they are unstable, so they have to get closer to iron जिसका एटॉमिक नंबर कम है। तो कम करने के लिए वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं छोटे पार्ट्स में, उसे फिजन रिएक्शन कहते हैं। तो बेटा दिस इज द रीजन कि व्हाई these unstable nuclei of the lowest atomic or mass numbers, they cause fusion reaction only to get closer to iron to become more stable. And on the other hand, the most heaviest nuclei, they are unstable, and to become more stable they have to get closer to iron to decrease by decreasing their atomic mass number, right? तो बेटा एटॉमिक मास नंबर को कम करने के लिए दे हैव टू ब्रेक इन स्मॉलर पीसेस, दैट इज फ्यूजन रिएक्शन, राइट? अच्छा बेटा जी, ऑन द अदर हैंड, सबसे पहले अब यही बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियाई होते हैं अनस्टेबल एंड दे वांट टू बी मोर स्टेबल, तो यूजुअली दे एमिट रेडिएशंस, खासतौर पर जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर है, ये हम एएस में पढ़ चुके हैं। दे एमिट ए अल्फा बीटा गामा बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती। तो व्हेन दे एमिट समथिंग, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ छोटे हो रहे हैं पहले से, निकालने के बाद, दिस इज कॉल्ड डिके, दिस इज न्यूक्लियर डिके। अच्छा, न्यूक्लियर डिके में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो न्यूक्लियर डिके इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं?
जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, जो नेचुरली हो जाए, राइट। तो स्पॉन्टेनियस इसलिए हम न्यूक्लियर डिके को कहते हैं कि न्यूक्लियर डिके को हम स्टार्ट नहीं कर सकते, ना हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, ना उसको तेज कर सकते हैं, ना स्लो कर सकते हैं, ना स्पेड अप ना स्पेड डाउन। हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप कहेंगे कि हम हीटअप कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज, पानी में डाल दें, ठंडा कर दें स्लो करने के लिए, लाइट कम, इनमें से किसी चीज का इफेक्ट नहीं होता। जैसे कई केमिकल रिएक्शंस में इन चीजों से फर्क पड़ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर और लाइट के इफेक्ट से। इस पे कोई प्रोसेस, कोई इफेक्ट नहीं होता, ये अपने ही ऑर्डर में चलता जाता है। और दूसरा, ये रिएक्शन इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम, इरेगुलर, लेकिन अच्छा वर्ड है अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी ये न्यूक्लियर डिके एक रैंडम प्रोसेस है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? हम चार चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते किस न्यूक्लियस ने अब डिके करना है, किस न्यूक्लियस से रेडिएशन एमिट करनी है, या किस टाइम पे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस डिके करेगा, ये भी नहीं बता सकते। काउंट रेट हम जिसे एक्टिविटी कहते हैं, अभी पढ़ने लगे हैं इसको, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे अगले सेकंड में इंक्रीज हो डिक्रीज हो। और लाइफ टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब लाइफ टाइम क्या क्या है? लिविंग होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल? नहीं। लाइफ का मतलब जैसे लाइव वायर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में, वो लाइव लिविंग वायर थोड़ी होती है। मतलब उसमें एनर्जी होती है, उसमें एक्टिविटी होती है, राइट। इसी तरह बेटा, ये जब तक इनमें रेडिएशन निकालने की कैपेसिटी रहती, रेडिएशन निकालने हम कहते हैं, तब तक इनमें लाइफ है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक है। ये खूबियां थी कि एक न्यूक्लियर डिके स्पॉन्टेनियस होता है, रैंडम होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ आते हैं। डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ना चांसेस को कहते हैं। जैसे हमारी कई कैलकुलेशन, ये जो वेदर फोरकास्ट है, ये भी 100% नहीं, प्रोबेबिलिटी है। इसलिए आप देखिए 100% सही नहीं होती, करीब करीब हो जाती है। तो डिके कांस्टेंट ना, जिसे हम वेवलेंथ लैम्डा के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ वेवलेंथ नहीं है, ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है डिके कांस्टेंट को। व्हाट डू यू मीन बाय डिके कांस्टेंट? इज इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस टू डिके पर यूनिट टाइम। अच्छा, लेट्स से हमारे पास टोटल n न्यूक्लियाई हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम t में उसमें से जो डेल्टा n न्यूक्लियाई है वो डिके कर जाते हैं इन टाइम t। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो इवेंट हो रहा है ना, उसको टोटल पे डिवाइड कर दें। तो डेल्टा n को अगर हम n पे डिवाइड कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी जो भी अकरेंस होती है, उसके जो नंबर ऑफ अकरेंसेस, जो चांसेस हुए, उसे टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस पे डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ occurrences टेकन प्लेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ occurrences। यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डेल्टा एन है, जो कि टिके हुए हैं टी टाइम में, और टोटल न्यूक्लियाई प्रेजेंट शुरू में, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द स्टार्ट ऑफ टाइम। तो उस पर डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और पर यूनिट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, तो उस प्रोबेबिलिटी को टाइम पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डेल्टा एन ओवर एन प्रोबेबिलिटी है, उसको टाइम पे डिवाइड कर दिया। तो बेटा दिस इज लैम्डा, यानी डिके कांस्टेंट। अच्छा, एन ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो नंबर्स डेल्टा एन वो न्यूक्लियाई हैं जो कि टी टाइम में डिके हो गए, और एन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल। ठीक है, जो स्टार्ट में होता है, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जो अब है और टी टाइम के बाद जो डिके हो जाएंगे वो डेल्टा एन है। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया। अब एन नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, एन डेल्टा एन की, तो टी की यूनिट सेकंड है, ओवर में है तो पर सेकंड, तो इसकी यूनिट डिके कांस्टेंट की
वो पर सेकंड है, और कभी कभी क्वेश्चन में आवर्स में है तो पर आवर, पर ईयर, यानी पर यूनिट टाइम, टाइम की यूनिट रेज़ टू पावर -1। अच्छा, डिके कांस्टेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? डिके कांस्टेंट से ये कि डिफरेंट मटेरियल का डिके कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं, तो जिनके डिके कांस्टेंट ज्यादा, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो ऐसे मटेरियल डिके फास्टर, और वाइस वर्सा, यानी समझ लें खुद ही कि जिनका डिके कांस्टेंट कम होंगे, ये हर मटेरियल का अपना फिक्स होता है डिके कांस्टेंट, तो जिनका डिके कांस्टेंट कम होगा, इसका मतलब दे डिके स्लो। राइट? क्लियर? अच्छा बेटा जी, अब दूसरा है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो एक्चुअल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, वो जो डिके होते हैं पर यूनिट टाइम, यानी डेल्टा एन पर यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, सो दिस विल गिव यू एक्टिविटी। इसी को काउंट रेट भी कहते हैं, और इसकी यूनिट वैसे पर सेकंड होती है बेस यूनिट, लेकिन क्योंकि ये उसकी भी है डिके कांस्टेंट, तो इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया, बैकरल। 1 बैकरल मींस 1 डिके पर सेकंड। राइट? तो इसकी अपनी एक यूनिट है बैकरल। अगर 100 बैकरल है तो 100 बैकरल पर सेकंड। ये नंबर अलबत्ता बहुत लार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी सी चुटकी से मटेरियल में भी ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, तो इसके लिए यूनिट बैकरल है, बस वो ज़हन में रखना है। अच्छा, यहाँ ना एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी यू कैन से, जी, तो बेटा जी, डिके कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एन ओवर एन टी है, और जो एक्टिविटी का फॉर्मूला डेल्टा एन ओवर टी है। अच्छा बेटा, अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ लिखें, डेल्टा एन ओवर एन टी, तो डेल्टा एन ओवर टी को अलग कर लें, 1/n को अलग कर दी, तो बेटा डेल्टा एन ओवर टी को एक्टिविटी कहते हैं, इसकी जगह ए रख देंगे। राइट? क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डेल्टा, ये जो 1/n एन डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, बेटा ये फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। अच्छा जी, अब हमें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगर आप ये फॉर्मूला को देखें, तो ये फॉर्मूला आपको कहीं मिलता जुलता लगेगा, जो हमने मेडिकल फिजिक्स में दो जगह पर ये फॉर्मूला, मेडिकल फिजिक्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी के ऊपर, अटेनुएशन पे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंटेंसिटी वेव की गुजरती है ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स, तो ये बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट है न्यूक्लियस में। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हर वेव पे अप्लाई होता है कि एक्स डिस्टेंस जो जो कोई ट्रेवल करती है वेव, जितना डिस्टेंस एक्स ट्रेवल करती है उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट है न्यूक्लियस में, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, बस एक्स की जगह यहाँ टाइम आ गया है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड, जो डिके नहीं हुई, जिन्होंने अभी डिके होना है, तो वो कम होता जाता है, क्योंकि जो रेडिएशंस निकाल रहे हैं न्यूक्लियाई, तो वो रेडिएशन निकाल कर स्टेबल होते जाते हैं, तो जो अनस्टेबल अनडिकेड न्यूक्लियाई, उनका नंबर कम हो रहा है, तो ये वो एन नोड इज द इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और एन इज द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई जो अब बच गए हैं लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, जो टी टाइम के बाद बच गए हैं। ये फॉर्मूला अगर देखें तो बड़ा क्लोज है। इसमें क्या है, एन नोड इनिशियल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और एन नोड जो अब बच गया है आफ्टर टी टाइम, यहाँ ये म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है।
अच्छा, अब ना हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, लैम्डा कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट को हटा दें तो ए और एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जहां जहां एन है वहां आप ए रख दें। बस ध्यान में रखें ये इनिशियल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो उसकी जगह टोटल नंबर ऑफ टोटल इनिशियल एक्टिविटी, और अब प्रेजेंट या जो लेफ्ट बच गए हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, तो उसकी जगह एक्टिविटी लेफ्ट आफ्टर टाइम टी वही आ जाए। तो जहां एन था वहां बस ए रख दें। तो बेटा ये फॉर्मूला दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा जी, अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है। हाफ लाइफ, हाफ क्या चीज हाफ हो जाती है? तो बेटा दिस इज द इंटरवल ऑफ टाइम, लाइफ का मतलब टाइम, इट इज द टाइम in which the number of undecayed nuclei or the activity reduces to its half। यानी ये वो टाइम होता है जिसके बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है, ये काउंट रेट है, वो पहले से हाफ हो जाता है, राइट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाफ लाइफ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी के बाद 1/2 क्या चीज हाफ होती है? ये वो टाइम है जिसमें अनडिकेड न्यूक्लियाई का नंबर, टोटल नंबर, और वो या एक्टिविटी वो पहले से हाफ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, जो इनिशियल थे एन नोड और एक्टिविटी भी ए नोड है, ये पहले से हाफ हो जाती है। यानी एन नोड क्या हो जाएगा, एन नोड ओवर 2 हो जाएगा। एक्टिविटी जो ए नोड थी वो ए नोड ओवर 2 हो जाएगी। तो यहाँ हम वो दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं जो अभी हमने अटेनुएशन का लिखा था, ये अब न्यूक्लियर डिके का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूक्लियर, जो इंटेंसिटी में था वो अटेनुएशन का था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूक्लियर डिके, so we can say it is the nuclear decay equation। तो बेटा हम न्यूक्लियर डिके इक्वेशन लिखते हैं, ये टी टाइम है लैम्डा। अगर किसी भी न्यूक्लियस का जो टाइम है वो हर मटेरियल का, ये अपनी हाफ लाइफ अपनी होती है बेटा हर मटेरियल की। कुछ मटेरियल की हाफ लाइफ जो सी होती है वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स भी होती है, कुछ की माइक्रो नैनो सेकेंड्स भी हो सकती है, राइट। तो बेटा जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है वो ज्यादा, वो स्लो डिके करते हैं। ये जो लैम्डा है और ये हाफ लाइफ है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जो थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो व्हेन से वी से ना कि जिन मटेरियल का लैम्डा डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उनकी हाफ लाइफ कम होगी, और उसका मतलब क्या होगा, ऐसे मटेरियल दे डिके फास्टर, वो जल्दी रेडिएशंस निकालते हैं। बाकी इसका रेसिप्रोकल समझे आप। अच्छा, अब ना लेट्स से ये डेरिवेशन देखिएगा कि ये जो टी है, अगर टाइम हाफ लाइफ के इक्वल है तो उसमें जो बच जाएंगे न्यूक्लियस वो ओरिजिनल के हाफ होंगे, राइट। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर टाइम हाफ लाइफ के इक्वल हो तो इसका मतलब जो अब बच जाएंगे वो उस ओरिजिनल का हाफ होंगे। क्लियर? ऐसा ही है जी। तो बेटा जो बच जाएंगे वो उस ओरिजिनल का एन नोट ओवर टू, ओवर उसका हाफ हो जाएंगे, यानी एन नोट ओवर 2 हो जाएंगे। अच्छा जी, मैथमेटिकली अब एन नोट एन नोट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है पावर में तो उसे 1/, कर देते हैं। ये एक स्टेप बढ़ाया, जिनका मैथ ठीक हो तो उनको इसकी टेंशन नहीं है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद।
अच्छा, अब आगे देखेंगे कि अगर हम दोनों तरफ एलन ले लें, यहाँ मैथ वाले स्टूडेंट्स दे विल बी कंफर्टेबल, बायोलॉजी स्टूडेंट्स दे हैव टू जस्ट लर्न इट, और वो उनको ये रूल लोगरिथम के सीखना पड़ता है थोड़ा सा। अगर हम दोनों तरफ लोगरिथम ले लें तो एलन ई कैंसिल हो जाएगा, एलन और ई कैंसिल हो जाते हैं। अभी ये याद रखना है, बचेगा लैम्डा टी हाफ, और एलन टू लिख सकते हैं या इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.963। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ये इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि लैम्डा डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ की प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होती है, और अगर ये हाफ लाइफ मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो दिस टेल्स के लैम्डा कांस्टेंट और हाफ लाइफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा अटेनुएशन में या मेडिकल फिजिक्स में इसी का काउंटर पार्ट होता है कि हर मटेरियल की एक खास थिकनेस होती है, जिसके बाद उसकी वैल्यू पहले से इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, उसे हाफ वैल्यू थिकनेस कहते हैं, और उसमें लैम्डा की जगह म्यू आ जाता है। तो उन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन ln 2 यानी 0.693 है। तो हमने उसकी वहां डेरिवेशन नहीं की थी, लेकिन सेम डेरिवेशन। तो ये फॉर्मूला भी आपने जहन में रखना है फॉर द मेडिकल फिजिक्स। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, तो बेटा ये आपने याद रखना, ये फॉर्मूलाज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आ जाते हैं। बेटा रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे रिएक्शन का वर्ड हम केमिस्ट्री में सबसे पहले जिंदगी में सुनते हैं, केमिकल रिएक्शन साइंसेज में। तो उसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या फॉर्म होते हैं। तो ऐसे बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस भी दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें न्यूक्लियाई ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, वो फिजन है। और जिसमें दूसरे जैसे बॉन्ड्स ज्वाइन होते हैं, उसमें एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये दूसरा है जिसमें ज्वाइन होते हैं, फ्यूजन। अच्छा, फिजन और फ्यूजन के रीजन पढ़ चुके हैं। फिजन टूटेंगे कौन, जो बड़े होंगे। जो बड़े न्यूक्लियाई वो भी अनस्टेबल है, वो जो ग्राफ ऊपर पढ़ा है हमने आज, सबसे पहले वही ग्राफ ही पढ़ा है बेसिकली। तो फिजन वो होते हैं जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, तो उनको तोड़ना आसान है। तो उनको हम यूजुअली, इसके भी कई तरीके हैं, लेकिन यूजुअली हम बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं उसके ऊपर स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करके। स्लो इसलिए ताकि हम चाहते हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो, लग के इधर उधर। और न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि न्यूट्रल है। अगर इसकी जगह कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से, क्योंकि एक छोटे से सैंपल में भी अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। तो चार्ज पार्टिकल उनसे अट्रैक्ट और रिपेल करके असल टारगेट, असल न्यूक्लियर की तरफ नहीं पहुंचता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पहुंचेगा, न्यूट्रल होता है, और जब ये उसमें एब्जॉर्ब होगा तो वो पहले ही अनस्टेबल है बेटा। तो वो उससे वो बर्दाश्त नहीं होगा कि एक और पार्टिकल भी उसके अंदर आ गया है, तो वो अब वो बड़े पीसेस में टूट जाएगा। ये न्यूक्लियस याद रखें, अल्फा बीटा गैमा पहले भी निकाल रहा था, पहले भी टूट रहा था, डिके हो रहा था, लेकिन वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अब वो बड़े बड़े पीसेस में टूट जाता है। साथ में न्यूट्रॉन्स भी आते हैं और एनर्जी। अच्छा, अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये भी नोट कर लें कि हम ये नोट करते हैं कि ये जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है और ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये भी, तो इनका जो मास है वो कम होता है प्रोडक्ट्स का, यानी थोड़ा मास लॉस हो जाता है। कौन सा मास, यानी डिफरेंस बिटवीन द masses ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन। तो वो जो मास में डिफरेंस आता है ना, यानी इसके टोटल मास में से माइनस कर दो ये टोटल मास, तो वो जो डिफरेंस इन मास आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर बताता है इतनी एनर्जी रिलीज होती है एक फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन में।
राइट। अच्छा, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो डेंजरस बात है वो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि एक यूरेनियम के टूटने से दो पीसेस हुए, यानी एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन ने यूरेनियम को स्ट्राइक किया है, तो उससे दो छोटे न्यूक्लियाई टूटे तो हैं, लेकिन साथ में तीन न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। वो तीन न्यूट्रॉन आगे जाकर तीन यूरेनियम के एटम से टकराएंगे न्यूक्लियाई से, तो हर एक से तीन तीन और आ जाएंगे। वैसे कभी दो भी होते कभी तीन। ये यूरेनियम के टूटने के कई स्टाइल है, उनमें जो सबसे कॉमन स्टाइल है ना, जो सबसे ज्यादा होता है, वो ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। वरना न्यूक्लियाई ब्रेक होकर और टाइप के भी आते हैं, कभी दो भी होते हैं, कभी तीन न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, लेकिन ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हर यूरेनियम से तीन हो रहे हैं। अब वो तीन क्या हो जाएंगे, एक न्यूट्रॉन से तीन हुए, फिर नाइन, फिर वो नाइन एटम्स को न्यूट्रॉन टकराएंगे तो 27, फिर 27 380, वो इस तरह तो ये बढ़ता जाएगा। तो इसे कहते हैं चेन रिएक्शन, जो तेजी से इंक्रीज होता है। तो असल में पता क्या, एक न्यूक्लियस के टूटने पर भी एनर्जी इस रिएक्शन में सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत तेज है, उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है, टाइम के साथ बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है, तो बेटा एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर एटॉमिक एक्सप्लोजन। राइट। तो बेटा ये फ्यूजन में है। ऑन द अदर हैंड, फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का ज्वाइन करना, और ये कौन से हो रहे हैं, हमने पढ़ा जो सबसे छोटे वाले होते हैं। तो जो सबसे छोटे वाले न्यूक्लियाई हैं वो टूटकर बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये तो रिपेल करते हैं। तो ये जुड़ेंगे, करीब क्यों है, तो रिपेल कर रहे हैं। और हमने उनको सिर्फ करीब नहीं लाना, जोड़कर एक बना देना है, यानी ये दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस बन जाएंगे बड़ा। अब प्रॉब्लम है ये कैसे, है तो न्यूक्लियर रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को बेटा। तो उसके लिए क्या होता है, वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो इतनी टेम्परेचर एक फिजन एक्सप्लोजन या लेजर्स, वेरी कंसंट्रेटेड हाई एनर्जेटिक लेजर से करते हैं। और ये इतना हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है, कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जब दो न्यूक्लियर एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे तो इतनी तेज स्पीड होगी उनकी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा कि वो जो उनकी रिपल्शन है वो उसको भी, वो रिपल्शन भी उनको रोक नहीं सकेगी। तो इतना हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन। इसके अलावा इसकी दो कंडीशन और है इस रिएक्शन के लिए, कि हमारे पास वेरी हाई डेंसिटी और प्रेशर होना चाहिए। इसका मकसद है कि पार्टिकल्स या मटेरियल का वॉल्यूम कम होगा, पार्टिकल्स करीब होंगे, तो उनके कोलिजन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इनमें भी वही बात है, दोनों फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन में, कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास से ज्यादा, यानी प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है। वो जो मास कम होता है ना बेटा, that mass decrease in mass converts into energy, that is according to E is equal to mc square. क्लियर, याद रहेगा ये आपको बेटा जी। these were the main points of the न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अलबत्ता कैलकुलेटर सबसे ज्यादा यूज होगा आपका, कैलकुलेशंस हैं, ये आपने जहन में बातें रखनी है, फार्मूलाज को आपने स्पेशली रिस्पेक्ट देनी है। ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, और ये जो हमने डिके कांस्टेंट के फार्मूलाज, हमने न्यूक्लियर डिके इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये वाला जो फार्मूला है, इसके अलावा ये जो दो फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन से एक नया फार्मूला बना, एक डिके कांस्टेंट का फार्मूला, एक्टिविटी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। और एक फार्मूला छोटा सा जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो ये है कि डिके कांस्टेंट टाइम्स हाफ लाइफ इज 0.693। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इनमें ज़हन में रखना है। इनकी यूनिट्स का आपने सिंक्रोनाइजेशन करनी है। अगर हाफ लाइफ सेकंड्स में है तो ये पर सेकंड में होना चाहिए, ये आवर में है तो ये पर आवर में, ये ईयर्स में अगर हाफ लाइफ ले रहे हैं तो ये लैम्डा कांस्टेंट शुड बी पर ईयर।
सिंक्रोनाइजेशन करनी है, बस आपने इनकी यूनिट्स को सेम रखना है। थैंक यू।